हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप करने जा रहे हैं कक्षा 10वीं की पुस्तक क्षितिज का जो पाठ नंबर 3 है वो है लखनवी अंदाज, और उनके जो लेखक हैं वो हैं यशपाल जी। तो उनका ये लेसन लिखने का मतलब क्या है, ये लेसन लिखने के पीछे उनका उद्देश्य क्या है। दो उद्देश्य रहे हैं। नंबर एक है, पता है, हर रचना के पीछे कोई ना कोई विचार रहता है। मतलब कोई भी हम कोई रचना लिखने बैठते हैं, चाहे हम कविता लिखने बैठते हैं, चाहे हम उपन्यास लिखने बैठते हैं, चाहे हम कहानी लिखने बैठते हैं, चाहे हम कुछ भी लिखने के लिए बैठते हैं, तो हमारे मन में, हमारे दिमाग में कोई थॉट जरूर आएगा कि इस बारे में हम लिखें। दूसरा, इस लेसन में एक दिखावा किया गया है। तो दिखावा पसंद लोगों की जीवन शैली, उनका लाइफस्टाइल कैसा होता है, वो भी दिखाना इसके अंदर क्या है, लेखक का मुख्य उद्देश्य रहा है। तो लखनवी अंदाज इस पाठ का नाम क्यों रखा है वो भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन कर लेते हैं यशपाल जी कौन थे, यशपाल जी क्या थे, इनकी रचनाएं क्या थी, इनकी मुख्य विशेषताएं क्या है इनकी रचनाओं की। तो ये सारा का सारा जीवन परिचय हम पहले करने जा रहे हैं। पहले इनका जीवन परिचय देखते हैं, फिर उसका कहानी का सार पढ़ लेंगे। तो देखिए, यशपाल हिंदी के प्रमुख कहानीकारों में से एक हैं। उनका जन्म 3 दिसंबर सन 1903 को पंजाब के फिरोजपुर छावनी में हुआ था। सन 1921 में फिरोजपुर जिले से मैट्रिक मतलब 10th परीक्षा में प्रथम आकर उन्होंने अपनी कुशाग्र प्रतिभा का मतलब बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई उन्होंने का परिचय दिया। सन 1921 में ही इन्होंने स्वदेशी आंदोलन में सहपाठी लाजपत राय के साथ जमकर भाग लिया। यानी कि लाला लाजपत राय के अच्छे मित्र थे ये, सहपाठी थे, क्लास फेलो थे, एक ही क्लास में पढ़ा करते थे ये। इन्हें सरकार की ओर से प्रथम आने पर छात्रवृत्ति भी मिली, यानी कि इनको स्कॉलरशिप भी मिली थी। परंतु न केवल उन्होंने उस छात्रवृत्ति को ठुकरा दिया, बल्कि सरकारी कॉलेज में नाम लिखवाना भी मंजूर नहीं किया। क्यों उस वक्त जो अंग्रेज हुआ करते थे, अंग्रेजों ने ही सारा सरकारी सिस्टम बनाया था, इसलिए उन्होंने वो अंग्रेजों के द्वारा दी गई जो स्कॉलरशिप थी और सरकारी स्कूल में जो नाम भी इन्होंने वो भी ठुकरा दिया था। शीघ्र ही यशपाल कांग्रेस से उदासीन हो गए। उदासीन मतलब कांग्रेस से नाराज हो गए थे। उन्होंने पंजाब के राष्ट्रीय नेता लाला लाजपत राय द्वारा स्थापित लाहौर के नेशनल कॉलेज में दाखिला लिया। यहाँ से प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु के संपर्क में आए। ये तीनों ही इनको मिले। कॉलेज के विद्यार्थी जीवन में ही ये क्रांतिकारी बन गए। भगत सिंह द्वारा सार्जेंट सैंडर्स को गोली मारना, दिल्ली असेंबली पर बम फेंकना तथा लाहौर में बम फैक्ट्री पकड़े जाना आदि, इन सभी षड्यंत्रों में उनका भी हाथ था। मतलब वो देश की आज़ादी के लिए लड़े थे, देश की आज़ादी के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र बनाते थे, उसमें उनका हाथ होता था। बाद में समाजवादी प्रजातंत्र सेना के अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के इलाहाबाद में अंग्रेजों की गोली का शिकार हो जाने पर ये इस सेना के कमांडर नियुक्त हुए। 23 फरवरी 1932 को अंग्रेजों से लड़ते हुए ये गिरफ्तार हो गए। इन्हें 14 वर्ष की सजा हो गई। जेल में ही उन्होंने विश्व की अनेक भाषाओं जैसे फ्रेंच, इटालियन, बांग्ला आदि का अध्ययन किया। जेल में ही उन्होंने अपनी प्रारंभिक कहानियाँ लिखी। सन 1936 में जेल में ही इनका विवाह प्रकाशवती कपूर से हुआ, यानी कि जेल में ही रह करके इनकी शादी हो गई थी। इन्हीं तरह से वे क्रांतिकारी दल की सदस्य थी। उनका झुकाव मार्क्सवादी चिंतन की ओर अधिक हुआ, यानी कि इनकी पत्नी जो थी प्रकाशवती, वो भी क्या थी, आज़ादी की लड़ाई की सिपाही थी।
उनकी कहानी मकरील के द्वारा उन्हें बहुत यश मिला। उनकी यह कहानी भ्रमर नामक पत्रिका में प्रकाशित हुई। भ्रमर एक मैगजीन छपा करती थी, उसमें बहुत ज़्यादा चर्चित हुई थी ये। उन्होंने हिंदी साहित्य की सेवा साहित्यकार और प्रकाशक दोनों रूपों में की। 26 दिसंबर 1976 को उनकी मृत्यु हो गई थी यशपाल जी की। तो प्रमुख रचनाएं इनकी क्या हैं? यशपाल ने अनेक रचनाओं का निर्माण किया। उनमें से प्रमुख इस प्रकार है। कहानी संग्रह, जो इन्होंने इतनी कहानियां जो लिखी हैं, उन सबके मैं नाम आपको बताने जा रहा हूँ। पिंजरे की उड़ान, वो दुनिया, ट्रक का तूफान, ज्ञानदान, अभिशप्त, फूलों का कुर्ता, धर्म युद्ध, उत्तराधिकारी, चित्र का शीर्षक, तुमने क्यों कहा था कि मैं सुंदर हूँ, उत्तमी की माँ, ओ भैरवी, सच बोलने की भूल, खच्चर और आदमी, भूख के 3 दिन, लैंप शेड। तो ये क्या थी? ये इनकी कहानियाँ थी। अब उनके उपन्यास यानी कि जो उन्होंने नॉवल लिखे थे, दादा कामरेड, देशद्रोही, दिव्या, पार्थी कामरेड, मनुष्य के रूप, अमिता, झूठा सच, 12 घंटे, अप्सरा का श्राप, क्यों फंसे, मेरी तेरी उसकी बात, ये सारे क्या थे? इनके नॉवल थे। व्यंग्य लेख तो चक्कर क्लब, और जो इन्होंने संस्मरण जो यादें लिखी थी कुछ, वो था सिंहावलोकन। एक बहुत बड़ी रचना थी सिंहावलोकन, उसमें उनकी यादें थी। विचारात्मक निबंध यानी थॉटफुल, उन्होंने जो भी निबंध बड़े बड़े ऐसे लिखे थे। मार्क्सवाद, न्याय का संघर्ष, गांधीवाद की शव परीक्षा, बात बात में बात, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी, राम राज्य की कथा, लोहे की दीवार के दोनों ओर, ये क्या थी? इनकी सब सारी की सारी रचनाएं थी। जो रचनाएं इनको मैंने आपको पढ़ के सुनाई है, ये देखिए कि कितनी है, ये कितना इन्होंने हिंदी साहित्य को साहित्य प्रदान किया। अब आगे देखिए इनकी भाषा शैली क्या थी। इनकी भाषा के बारे में यशपाल जी का बड़ा ही उदार दृष्टिकोण रहा है। उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्दों से कभी परहेज नहीं किया। लखनवी अंदाज कहानी में जहाँ एक और संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है, वहाँ दूसरी ओर उर्दू एवं सामान्य बोलचाल के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। इस कहानी की भाषा स्थान, काल तथा चरित्र की प्रकृति के अनुसार गठित हुई है। इसका कारण यह है कि उन्हें न तो संस्कृत के शब्दों से अधिक प्रेम था और न ही अंग्रेजी उर्दू शब्दों से परहेज था। वे भाषा को अभिव्यक्ति का साधन मानते थे, अतः उन्होंने इस कहानी में भाषा का सरल, सहज एवं स्वाभाविक रूप में प्रयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने वर्णनात्मक शैली के साथ साथ संवादात्मक शैली का भी सफल प्रयोग किया है। संवादात्मक शैली यानी कि डायलॉग उन्होंने कहीं कहीं पर लिए, कहावतें वगैरह वगैरह भी उन्होंने ली हैं। तो इसका लखनवी अंदाज जो शीर्षक कहानी है, इसका मैं थोड़ा सा सार में आपको पढ़ के सुना देता हूं। तो किस तरीके से उन्होंने ये कहानी अपने मन में विचार आया, तो कैसे लिखी है ये। लखनवी अंदाज शीर्षक कहानी एक व्यंग्य रचना है, यानी कि व्यंग्य, मजाक उड़ाया है किसी का। इसमें लेखक ने पतनशील सामंती वर्ग का व्यंग किया है। पतनशील सामंत जो होते थे, बड़े बड़े जमींदार जागीरदार वो सामंत होते थे, उनका पतन होना शुरू हो गया था। जो वास्तविकता से बेखबर एक बनावटी जीवन शैली का आदी है। आज के युग में भी समाज पर पलने वाली संस्कृति के लोगों को देखा जा सकता है। कहानी का सार देखिए, लेखक को पास के स्टेशन तक की यात्रा करनी थी। यद्यपि सेकंड क्लास में पैसे अधिक लगते थे, फिर भी सोचा कि नई कहानी के बारे में सोचने का और खिड़की के बाहर दृश्य देखने का अवसर भी मिल जाएगा। यानी कि वो खिड़की के पास बैठ करके बाहर का सारा प्राकृतिक दृश्य देखना चाहते थे। वो ये चाहते थे कि कोई ना कोई कहानी लिखने का मेरा कोई ना कोई थॉट मेरे को मिल जाए। लेखक यही सोचकर सेकंड क्लास का टिकट लेकर रेल के डिब्बे में जा बैठा। वहाँ पहले ही एक सज्जन बैठे थे। उनका पहनावा लखनवी नवाबों जैसा था।
वे सीट पर पालथी मारकर बैठे हुए थे। उनके सामने तौलिए पर 2 ताजा चिकने खीरे रखे हुए थे। लेखक के आने से उन्हें कुछ विघ्न अनुभव हुआ, यानी कि वो डिस्टर्ब सा महसूस कर रहे थे, किंतु लेखक ने इसकी ओर विशेष ध्यान नहीं दिया। लेखक नवाब के विषय में अनुमान लगाने लगा कि उसे लेखक का आना अच्छा क्यों नहीं लगा होगा। अचानक नवाब ने लेखक से खीरे खाने के लिए पूछा, किंतु लेखक ने इनकार कर दिया। नवाब ने 2 खीरों को धोया, तौलिए से साफ किया, खीरों को चाकू से सिरों से काटकर उनके झाग निकाले और बहुत सलीके के साथ छिलकर काटा और उन पर नमक मिर्च छिड़का। ऐसा कुछ करने से हम सामने वाला जो बैठा है उसके मुंह में पानी आना ही था। अच्छा, खीरा है, काटा है, उसके ऊपर नमक छिड़का है, नींबू छिड़का है, नमक मिर्च छिड़का, उसको पूरा नमकीन बनाया है, मुंह में पानी आना ही था। अब देखिए क्या होता है। नवाब साहब का मुख देखकर ऐसा लगता था कि खीरे की फांकें देखकर उनके मुंह में पानी आ रहा है। खीरे की सजावट को देखकर लेखक को खीरे खाने की इच्छा हो रही थी, किंतु लेखक एक बार इनकार कर चुका था। इसलिए अब नवाब द्वारा पुनः पूछे जाने पर आत्मसम्मान की रक्षा हेतु इनकार करना पड़ा। अब यानी कि बेइज्जती ना हो जाए, पहले तो इनकार कर दिया था, अब दोबारा फिर नवाब साहब ने पूछा खीरा खाएंगे क्या, लेकिन उन्होंने फिर कह दिया नहीं थैंक यू। अब क्या होता है, नवाब साहब भी खीरे की फांकों को बड़े ध्यान से देख रहे थे, फांकों यानी कि फाड़ियों को। उन्होंने खीरे की एक एक फांक उठाई, उन्हें सूंघा और खिड़की से बाहर फेंक दिया। यानी कि जितना खीरा उन्होंने काटा था वो सारा खीरा खाया नहीं, उन्होंने खीरा उठाया, सूंघा फेंक दिया, सूंघा फेंक दिया, सारी की सारी फाड़ियां सूंघ के फेंक दे गए, सारा खीरा बाहर फेंक दिया सूंघ करके। आगे देखिए, बाद में नवाब ने लेखक की ओर देखा, ऐसा लग रहा था जैसे कह रहे हो कि खानदानी रईसों का यह भी खाने का एक अनोखा ढंग है। लेखक मन ही मन सोच रहा था कि खाने के इस ढंग ने क्या पेट की भूख शांत होगी। इतने में नवाब साहब जोर से डकार लेते हैं, खीरा खाया ही नहीं है, डकार कहाँ से आएगी, यही क्या है, यही दिखावा, वो दिखावा कर रहे हैं कि मैं खीरा ऐसे खाता हूँ सूंघ करके, और डकार भी आती है। तो अंत में नवाब साहब बोले कि खीरा खाने में बहुत अच्छा लगता है, किंतु अपच होने के कारण मैदे पर भारी पड़ता है, यानी कि डाइजेशन सिस्टम पे बहुत भारी पड़ता है कहते हैं। तो नवाब कहता है कि जब खीरा खाते हैं ये पचता नहीं है, हमारे डाइजेशन सिस्टम पे बहुत भार डालता है। अरे तूने खीरा खाया ही कहाँ है, खीरा खाया ही नहीं है तो तेरे मैदे पे क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा। लेखक ने सोचा कि यदि नवाब बिना खीरा खाए डकार ले सकता है तो बिना घटना, पात्र और विचार के नई कहानी क्यों नहीं लिखी जा सकती। अब लेखक को भी ये अचंभा हो गया कि इसने कुछ खाया ही नहीं है और बिना खाई डकार ले रहा है, तो क्यों ना बिना किसी विचार, बिना किसी घटना और पात्र किसी भी उसके रचना लिख देते हैं। तो उन्होंने वहीं बैठे ये रचना लिख दी। तो इसका नाम लखनवी अंदाजी क्यों पड़ा, क्योंकि उसने लखनवी सूट वूट पहना हुआ था और लखनवी इस तरीके से दिखावा करते हैं, तो इसीलिए उन्होंने इसका नाम लखनवी अंदाज रखा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को आप कम से कम 1-2 बार जरूर देखिए। जो मैं जीवनी पढ़ रहा हूँ ये भी आपके काम की है, इसके अंदर से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं, जरा ध्यान से सुनिएगा और इसके जो क्वेश्चन हैं जो इस बुक के पीछे दिए हुए हैं उसको आप अच्छे से कीजिए। नहीं आ रहे हैं तो मेरे से फोन पे आप बात कीजिए। धन्यवाद।